Good morning, everyone. Today we are doing class 8 new book SST Exploring Society India and Beyond. हमारी क्लास 8 की SST बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट इसका PDF आ चुका है. मैं आज आपको क्लास 8 का SST का जो चैप्टर बुक जो है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, आज जो मैं आपको इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो देखो ज्योग्राफी में आपका चैप्टर है, पहला है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है. ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चैप्टर है. ठीक है, ज्योग्राफी आपकी ख़त्म ही हो जाएगी लगभग आज. आज हम चैप्टर करने वाले हैं आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़. अच्छा, हमने प्रीवियस कोर्स के बारे में बात करें, अगर हम क्लास 8 का प्रीवियस कोर्स ज्योग्राफी का, तो उसमें भी चैप्टर था रिसोर्सेज. पहला ही चैप्टर था रिसोर्सेज. ओके, अब इसने मॉडिफाई करा है और सिर्फ आपको नेचुरल रिसोर्स में ही जो टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, यस, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करा है वो नेचुरल रिसोर्स पर करा है. ठीक है, एंड इसके बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में और उसका यूसेस के बारे में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट इसको हम कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे. ओके, चैप्टर रिसोर्स है. अच्छा, आपने ये भी नोटिस करा होगा, आपने प्रीवियस कोर्स में रिसोर्स के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी कि रिसोर्स कोई भी चीज़ रिसोर्स कब कहलाएगी, हम किसी चीज़ को रिसोर्स कब कह सकते हैं. ठीक है, किसी चीज़ को हम रिसोर्स कब कह सकते हैं, जब उसके अंदर दो चीज़ें हो, एक तो यूटिलिटी हो प्लस वैल्यू हो. किसी चीज़ के अंदर यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ की उसकी कोई कीमत हो. ठीक है, और उसका हम उपयोग कर सकें. एंड वैल्यू मतलब उसकी कीमत क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसोर्स का एग्जांपल क्या हो जाता था, वाटर. कि वाटर की यूटिलिटी भी है, वाटर से हम यूज़ भी कर सकते हैं, इसका कोई महत्व है, एंड वैल्यू उसकी कीमत भी है. अब देखो, रिसोर्स के अंदर दो चीज़ें पढ़ी कि रिसोर्स के अंदर क्या होना चाहिए था, यूटिलिटी एंड वैल्यू. बट अब इस चैप्टर में हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं कि किसी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए, किसी चीज़ को हमें रिसोर्स बोलना है तो उसको हम क्या, उसको उसके अंदर क्या तीन चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, एक तो यूटिलिटी हो तो होनी चाहिए, मतलब उसका कोई महत्व होना चाहिए. ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए, कितनी कीमत है ये भी होनी चाहिए. एंड थर्ड लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, मतलब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी. टेक्नोलॉजिकल भी जैसे कि अर्थ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, इसको आप नोट मत करना. अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नीचे बहुत सारा पेट्रोलियम है, बहुत नीचे तक पेट्रोलियम, बिकॉज आप जानते हो अर्थ के अंदर आप जितने जितने जाते रहोगे मिट्टी के अंदर, इतने अंदर आ जाते रहोगे, आपको अर्थ के लिए पता है ना, कोर वगैरह आपको पता है, अर्थ के लेयर्स, यस, क्रस्ट वगैरह. मेंटल भी. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने जितने आप नीचे जाते रहोगे आप, जितने जितना मेंटल तक आते रहोगे, जब आप मेंटल तक पहुंच जाओगे, मेंटल आपको जो सेकंड लेयर है वहीं तक पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा पेट्रोलियम मिलेगा. वाई, बिकॉज मेंटल का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है, कोर का जो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, मेंटल तक भी कोई जा नहीं सकता. बट जो भी टेक्नोलॉजिकली आजकल जो मशीन्स जा पाती हैं, जा भी नहीं पाती हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है. अब मेंटल लेयर के आसपास आपका बहुत सारा पेट्रोलियम रहता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, इट कैन बी अ रिसोर्स. बट रिसोर्स जब भी हो पाएगा जब उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, इतना अंदर तक कोई मशीन जा ही नहीं सकती. ठीक है, मशीन्स कम से कम जो पेट्रोलियम मशीन जो हम माइनिंग करते हैं कोल की भी, तो आपने देखा होगा कि 60 मीटर्स के बाद वो जा नहीं सकते. ठीक है, 60 मीटर भी छोड़ो, 75 मीटर तक अंदर एक आपका मैक्सिमम ये मेजरमेंट है, यहाँ तक आपका मशीन जा सकती हैं पेट्रोलियम लेने के लिए. अब मेंटल जो है बहुत ज़्यादा नीचे है. ठीक है, उसको एक्सेस मशीन तक नहीं कर पाती हैं, तो हमारा जो अंदर का जो पेट्रोलियम है वो तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हुआ. दैट मीन इट इज़ नॉट अ रिसोर्स. इकोनॉमिकली एक्सेसिबल मतलब, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मुझे गोल्ड लेना है, मुझे डायमंड लेना है. ठीक है, बट
उसको लोग एक्सेस भी कर सकें, उसको लोग खरीद भी सकें, इतना उसके अंदर वैल्यू भी तो होनी चाहिए। डायमंड कितना महंगा होता जा रहा है, गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है, यस। तो उसको कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर रिच, एंड कुछ लोग नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स गोल्ड भी आपका इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बिकॉज देखो रिसोर्स आपके ऊपर की बात है। अगर क्वेश्चन पेपर में रिसोर्स के चैप्टर में आपसे रिलेटेड कुछ आता है तो आप उसको अपने ऊपर लेके चलो कि अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो क्या वो मेरे लिए रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड मुझे गोल्ड लेना है, तो गोल्ड क्या मेरे लिए रिसोर्स है, बिकॉज छोटे बच्चे तो नहीं पहनते ना गोल्ड वोल्ड। यूटिलिटी है गोल्ड के अंदर, वैल्यू भी है मेरे लिए, यूटिलिटी और उसके लिए वैल्यू मेरे दोनों है मेरे लिए गोल्ड के लिए। बट मैं उसको अपने पॉकेट मनी से तो एक इकोनॉमिकली नहीं ले सकती ना, एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज़ टू मच। सो गोल्ड मेरे लिए रिसोर्स नहीं हुआ, एंड आपके लिए भी रिसोर्स नहीं हुआ, बिकॉज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे तो छोटी सी उम्र में। यस, सो दैट इज़ अ रिसोर्स। अब इस चैप्टर में हम इसी टाइप में रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है, एक कोड दे रखा है, इसको कृष्णा फिगुरस ने लिखा है। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट ने कहा है, सोशल साइंटिस्ट मतलब जो कि हम साइंटिस्ट जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं ना, तो हमें रिसोर्स को रीजनरेट करना पड़ेगा, हमें उसी इकोनॉमी को रीजनरेट करना पड़ेगा। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी, जस्ट अ मिनट, ओके। सो इकोनॉमी जो ऑपरेट करती है हार्मनी विद नेचर, एक ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, जो कि नेचर को, नेचर की जो हार्मनी है उसको ऑपरेट करती है, ठीक है, वो रीजनरेट करेगी तो हमारे लिए, तो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट रहेगा। रीपर्पसिंग यूज रिसोर्स, अब ह्यूमन कैसे रिसोर्स यूज़ करते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज बनाने के जो हम रिसोर्स काट रहे हैं, रिसोर्स दैट इज ट्रीज, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, वाई, बिकॉज हमें इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, हमें जगह चाहिए और लैंड चाहिए, तो हम तो रिसोर्स को खुद ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें रिसोर्स चाहिए, उसको बचाना है, तो हमें क्या करने का, मिनिमाइज वेस्टेज करना होगा, जिससे कि डिप्रेटेड और डिफरेंशियल हो रहे हैं वो थोड़े कम हो। We must return to the initiate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycle of all resources. Nature जो है वो अल्टीमेट रिजेनरेटर भी है और रिसाइकल ऑफ ऑल रिसोर्सेज। रीजनरेटर और रिसाइकल कैसे है रिसोर्सेज का, देखो नेचर अपने आप से रीजनरेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल इफ आई सेड फॉरेस्ट का एग्जांपल, फॉरेस्ट खुद से, खुद का फॉरेस्ट के अंदर जो पानी होता है वो खुद साफ रहता है, आपने देखा होगा। फॉरेस्ट के अंदर सॉइल इरोशन प्रिवेंट होता है, ट्रीज प्रिवेंट करके रखता है, आपने साइंस का चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना। तो नेचर रीजनरेट करता है रिसोर्सेज को, ठीक है, ट्रीज वहाँ पे रीजनरेट होता है बिकॉज वहाँ पे सॉइल इतनी फर्टाइल होती है, खुद से कहीं भी कहीं भी किसी भी टाइप के पेड़ पौधे उग जाते हैं, एंड रिसाइकल भी होता है रिसोर्स का, ठीक है। तो नेचर दोनों चीज़ें संभालता है, एक तो वो रीजनरेटर भी है, ठीक है, इट इज़ रीजनरेटर, और वो रिसाइकलिंग सिस्टम भी है रिसोर्स का। रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ रिसोर्स, ठीक है, नेचर आपका रीजनरेटर भी है एंड रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ रिसोर्स, वो रिसाइकल सिस्टम भी है रिसोर्स का, ठीक है। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, लेट्स स्टार्ट द मेन चैप्टर नाउ। अच्छा, आपको इस बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप में, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए नहीं है, वो आपको जानने के लिए कि आप कितना जान सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी कर देती हूँ, समझा देती हूँ, जिसके आंसर आप लगभग जान ही लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम उनकी ओरिजिन के बारे में बात करें तो दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक रिसोर्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। एंड अगर हम उनकी रिन्यूएबिलिटी पे बेस बात करें, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Renewable resource that can be stored and that can be regenerate, but non-renewable resource can't be regenerate and restored, ठीक है। इनके बेस मैंने इनको क्लासीफाई करा। क्वेश्चन नंबर 2, what is the connection between the distribution of natural resource and the different aspects of life। क्या कनेक्शन है between natural distribution, मतलब नेचुरल रिसोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, लाइक एबायोटिक एंड बायोटिक एंड
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो मैंने आपको डिफरेंस तो पहले ही बता दी, तो आप नोट कर लेंगे कि लिविंग थिंग्स बायोटिक रिसोर्स का होता है, एबायोटिक आपका नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या कॉज करता है अगर हम नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं अनसस्टेनेबली, मतलब हमने जो मेथड्स बनाए हैं रिसोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं और तो नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करे जा रहे हैं, तो क्या आपके उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी हमारी लेस होती जाएगी, एंड सॉइल इरोजन होता जाएगा, ट्रीज खत्म तो सॉइल इरोजन होता जाएगा, यस, एंड वाटर स्कैर्सिटी भी होने लग जाएगी जब ट्रीज ही नहीं होंगे, बिकॉज एज यू नो दैट जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन बेसिन आपने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, दैट मीन्स बारिश भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स सम क्वेश्चन जो कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड थे, ज़्यादा आपके लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, बिकॉज साइंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। एक नेचर कब रिसोर्स बनता है। सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर, नेचर का मतलब क्या है, एक इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। नेचर हमारे नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स है जो कि एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट का जैसे पार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई सेड sand, yes, sand is a non-living thing, rocks, it is also a non-living thing, but if I said soil is a natural thing because उसके अंदर आप कोई पौधा उगा सकते हैं, बट सैंड के अंदर नहीं उगा सकते। सो ये नेचर जो है नॉन लिविंग थिंग्स प्लस लिविंग थिंग्स, इससे क्या फॉर्म होता है, एनवायरमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, नेचर जो है नेचर, इसके अंदर लिविंग थिंग, नेचर क्या है, लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों से क्या बनता है हमारा, एनवायरमेंट। ठीक है, इससे हमारा एनवायरमेंट बनता है। नाउ बट जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर है, उसको ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया है। एनवायरमेंट बट हैव नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, एनवायरमेंट एंड नेचर को ह्यूमंस ने नहीं क्रिएट किया है। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सस्टेंसेंस, मतलब जब ह्यूमंस नेचर के रिसोर्सेज को, नेचर के प्रोसेसेस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, सस्टेंसेस मतलब अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, और क्रिएट न्यू थिंग्स फॉर देम फॉर कंजप्शन, या नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हुए, ऑब्टेन करते हुए अपने लिए नई नई चीज़ें बनाते हैं अपने कंजप्शन के लिए। दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वही एलिमेंट्स जो नेचर के जिससे ह्यूमंस ने बेनिफिट लिए हैं, उनको रिसोर्स कहते हैं, वो रिसोर्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज जो हैं एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ट्रीज डिपेंडेंट हुई ना होते ह्यूमंस पर, यस, बट ह्यूमंस डिपेंड होते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन वी कट देम, जब हम ह्यूमंस ही ट्रीज को काट देंगे तो हम तो उनके वुड पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, तो वुड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वुड नहीं मिलेगा तो फर्नीचर नहीं बन पाएगा। सो ट्रीज एक रिसोर्स है। ऑफन दीज एंटिटीज मतलब लिविंग थिंग्स आर नॉट ईजली एक्सेसिबल, कुछ लिविंग जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कभी कभी एक्सेसिबल नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम जो है, आपने देखा होगा पेट्रोलियम ओशन के डीप कितना ज़्यादा होता है, ओशन में कितना गहरा होता है। ठीक है, वहाँ तक तो हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकती पेट्रोलियम को, या उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे उसमें, इट कॉस्ट टू हाई, और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल फॉर फ्रॉम कटिंग ट्रीज इन स्केयर्ड ग्रूव्स। और अगर हम पेड़ को काटे जाएंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में तो ये नहीं लिखा है कि ट्रीज को काटो, तो हमारे कल्चर एक्सेप्टेबल, क्योंकि रिसोर्स शुड ऑल्सो बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, रिसोर्स जो है कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड, ये जो एग्जाम्पल आपका ट्रीज, या मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस। हमारे कल्चर में, अगर हम अपने कल्चर की बात करें, टुडे सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी में क्या होता है, अगर हम वेस्टर्न ड्रेस पहने, फॉर एग्जांपल फ्रॉक पहने, या आजकल तो शॉर्ट ड्रेस चलती हैं, यस, शॉर्ट टॉप हो गए, शॉर्ट आपके
ड्रेसेस हो गई, स्कर्ट्स हो गए, तो सोसाइटी क्या बोलती है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे जो कल्चर है उसमें ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो वेस्टर्न ड्रेसेस आर नॉट रिसोर्स फॉर अस, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट वाटर, ठीक है, वाटर कल्चर एक्सेप्टेबल है, सो इट इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। सो फॉर एनी एंटिटी टू बी कॉल्ड रिसोर्स, किसी भी चीज़ को रिसोर्स बोलने के लिए वो टेक्नोलॉजिकल भी एक्सेसिबल होना चाहिए एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable। रिसोर्स टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल या इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और उसको कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो मैं आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था वो यही पार्ट है, ठीक है। यूजली जो वर्ड एक्सप्लॉयटेशन है उसका मतलब होता है नेगेटिव कंटेंट, मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, लेकिन हमारे इस गिवन लाइन में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक्सट्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ को निकालना फॉर यूटिलाइजेशन या कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ अब जो हमारी अर्थ है वो हमारे ट्रेजर है। वाई? बिकॉज इसके अंदर, अर्थ के अंदर बहुत सालों, मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एंड विच ह्यूमंस यूज, विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, जिसको ह्यूमन ने लेना स्टार्ट किया, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, उसको अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करने लगे। दीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? वाटर, एयर, सॉइल एंड ऑल्सो दैट नॉट सो ऑब्वियस वन लाइक कोल, पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम भी ह्यूमंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल कैसे निकालते हैं? माइनिंग करके। प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल्स, मेटल और टिम्बर एक्सेट्रा, ये सभी ह्यूमन लेते हैं और अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्स। हम कब यूज़ करते हैं? नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? कोई रिसोर्स जो हमें नेचर से obtain हो रहा हो, सिंपल। द मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्स आर द मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस जो कि नेचर से मिलते हैं और ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल भी होते हैं, मतलब ह्यूमंस उसको अपनी कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल की जगह आप यूज़ भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह आप यूज़ भी लिख सकते हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स की क्या कैटेगरीज हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। हमने साइंस में सुना है कि कैसे किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेमिंग, उसको नेम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइंस, साइंस को हमने 3 टाइप में क्लासीफाई करा, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो हमने इनको नेम दिया, इसको कैटेगराइजेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और सीट्रियाई, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप सीट्रियाई ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। व्हेन वी कैटेगराइज आइडिया, जब हम किसी चीज़ को या थिंग को या किसी भी आइडिया को कैटेगराइज करते हैं, हम उसको नेम के साथ कैटेगराइज करते हैं, उसको नेम देते हैं, जिससे कि हम उसको रिफ़र कर सके किसी एक वर्ड से, किसी शॉर्ट पैराग्राफ या फ्रेज से। when these names, जब ये नेम्स या उसके रिलेटेड कोई मीनिंग नेम किसी ग्रुप ऑफ पीपल में शेयर होता है, वो हमें हेल्प करता है किसी आइडिया या चीज़ को डिस्कस करने के लिए या उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। इफ़ आई सेड मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, दैट मीन्स एक तरीके से मैं साइंस पढ़ी है, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, उस वजह से हम अच्छे से इफेक्टिवली बात कर सकते हैं उस टॉपिक पे लेके। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक लेके जाते हैं, एबायोटिक इसे कहते हैं हम इसे, एंड लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक। यस, एज सोन एज वी यूज दीज वर्ड्स, मैंने अब लिविंग थिंग को कैटेगराइज करा, क्लासीफाई करा एज अ बायोटिक, तो मैंने इसको समझाया, नेम दिया एक। ऐसे नॉन लिविंग थिंग को मैंने नेम दिया एबायोटिक, मैं इसको क्लासीफाई करा एज अ नेम ऑफ एबायोटिक। सो यू नो व्हाट मीन what they mean, this is a simple example of categorization। जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया बायोटिक एंड एबायोटिक का। वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे मैंने आपको नेचुरल रिसोर्स का सेम करके दिखाया कि नेचुरल रिसोर्स में जो नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स होते हैं इनको कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स, एक ऐसा वे इसके अंदर नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, वो किससे बेस्ड है? ऑन द यूज वी पुट देम टू एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल एंड सोर्स फॉर एनर्जी। हम नेचुरल सोर्स को अपने लाइफ के अंदर यूज़ करते दैट आर एसेंशियल फॉर अस, एंड उसकी जो एनर्जी है, मतलब जो उसका सोर्स है, उसकी जो एनर्जी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे कि अपने कंजप्शन के लिए, अपने चीज़ों के लिए। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ।
लाइफ जो अर्थ पर है, लाइफ को नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर। जब अर्थ के अंदर एयर नहीं होगी, अर्थ के आसपास एयर नहीं रहेगी, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ ह्यूमंस के लिए और किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं रह पाएगी। द वाटर वी ड्रिंक, जब पानी पीते हैं अगर वो नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। जो खाना हम खाता है वो ही नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। सो वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये सभी हम चीज़ें एटमॉस्फेयर से लेते हैं। द रिवर, द पॉन्ड्स, थ्रू द कल्टिवेशन, कल्टिवेशन से हम फूड लेते हैं, सॉइल के थ्रू ही तो कल्टिवेशन होती है। लिविंग थिंग्स, वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम खुद से तो एयर नहीं बना सकते, खुद से हवा तो नहीं बना सकते जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम थोड़ी ना बना सकते हैं, ऐसी पानी हम थोड़ी ना बना सकते हैं। अब आप बोलोगे पानी वाटर साइकिल से तो हो सकता है, बट वाटर साइकिल में भी तो हमें एक पानी चाहिए होता है थोड़ा बहुत, जो कि एक साइकिल चलती रहे पानी की, तो पानी नहीं रहेगा तो कैसे साइकिल चलेगी। द सॉइल विच गिव्स अस फूड, जब सॉइल ही नहीं रहेगी तो उस पर तो कल्टीवेशन ही नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स फूड नहीं बन पाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल के लिए। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर गिफ्ट्स, ह्यूमन ने क्या करा, नेचर के रिसोर्स को यूज़ करके अपने लिए फिजिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया। वी मेक दैम फॉर आर यूटिलिटी, हमने अपनी यूटिलिटी के लिए बनाया, जो हमारे लिए कंजप्शन के लिए हमारी लाइफ को इंरिच करें। ठीक है, जैसे कि वुड, वुड से हमने चेयर बनाई, इसको ट्रांसफॉर्म करके चेयर बनाई। ठीक है, स्टैचूज़ बनाए हमने। इंडिया का जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो प्रोवाइड करता है हमें वाइड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंडिया के अंदर बहुत टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। सो एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर बिल्डिंग्स। हमें एनर्जी क्या चाहिए होती है, एनर्जी का एग्जांपल आप ले सकते हो बिल्डिंग, फ्लैट्स, या आपके घर में, इवन योर हाउस टू। घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, तो वो आपको एक रिसोर्स से मिलती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिसोर्स चाहिए होता है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल माध्यम से, एक सिंगल नेचुरल रिसोर्स से तो हमें बाकी चीज़ एनर्जी मिलती हैं, जैसे कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एंड एक्सेट्रा। ओके, तो अब हमने नेचुरल रिसोर्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्स को हम उनके रिन्यूएबिलिटी पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स को अगर हम उनकी रिन्यूएबिलिटी पे भी क्लासीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी देम। नेचुरल रिसोर्स को उनके रिन्यूएबिलिटी पर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, वही टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड renewable resource. So just a minute. Yes, renewable and non-renewable resource. A second way of categorization of natural resource, एक दूसरा मेथड इसका natural resource को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है renewable और non-renewable. A great principle of nature is that its function is a restorative and regenerative way. नेचर का रिसोर्स हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो रीजनरेट हो सके, जैसे कि हमारे लिए वो यूज़फुली रहता रहे हमेशा के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए बचा रहे। ठीक है, एंड वो रिस्टोर हो सके, उसको हम बचा भी सके और उसे दोबारा रीजनरेट भी कर सकें। सो रिस्टोरेशन क्या प्रोसेस है, इसको आप अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द रिस्टोरेशन, आपकी 1 मार्क में आ सकता है। सो रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, जस्ट अ मिनट, हाइलाइटर थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ओके, रिस्टोरेशन एक प्रोसेस है, रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इफ इट हैज बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। सो रिस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को अगर लेते हैं तो उसको जब हम रिटर्न करने पर आते हैं तो उसको हमें उसको ओरिजिनल है, जैसे हमने पहले लिया था वैसे उसको देना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, जिससे वो डैमेज ना हो या डिग्रेड ना हो। सो नेचर जो है वो रिन्यू करता है, मेंटेन करता है खुद को, जिससे कि वो बचा रहे। आ कट ऑन योर स्किन, अगर आपकी स्किन पर कोई कट लग जाए तो वो नॉर्मली हील हो जाता है। ठीक है, ऐसी फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट के अंदर, जब आपने देखा होगा जब बहुत धूप होती है ना तो फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल फायर हो जाता है, फायरिंग होने लग जाती है अपने आप से ही, तो वो खुद से रिकवर हो जाता है। रीजनरेशन जो है गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, जैसे रिस्टोरेशन होगा जब भी तो रीजनरेशन होगा। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी, वो किस पे बेस्ड होता है, डिपेंड किस पे होता है, नेचर की एबिलिटी पर, कि नेचर कितनी जल्दी किसी चीज़ को ठीक कर लेता है खुद से।
जिससे कि हम न्यू लाइफ क्रिएट कर सकें किसी चीज़ की कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, नाम एक बॉक्स दे रखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आज की वीडियो में रिन्यूएबल रिसोर्स तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वी प्लांट ट्रीज इन एरिया। हम एरिया के अंदर ट्रीज को प्लांट करते हैं दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट, जहाँ पे कम पौधे रहते हैं ड्यू टू हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अपने कुछ खाओ के पौधे काट दिए हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे हैं ही नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वहीं पे उगाते हैं। ठीक है, प्लांटिंग दी टाइप्स ऑफ ट्रीज, और वहीं पे कौन से ट्रीज उगाते हैं जहाँ पे वो पहले रहते थे, जिससे जहाँ पे जिस टाइप के पहले ओरिजिनली उगाए थे। इससे क्या होगा कि आपके सॉइल फर्टिलिटी वो मेंटेन रहेगी किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जिससे हमारा इकोसिस्टम दोबारा रिस्टोर हो सके। द ट्रीज प्रोवाइड फूड, ट्रीज हमें फूड देता है, शेल्टर देता है बर्ड्स को, स्क्वेरल्स को, क्रीचर्स को, और हमारी लाइफ को इनेबल करता है। नेचर जो है साइकिल में काम करता है, इससे वेस्ट नहीं क्रिएट होता। वेस्ट क्रिएट होता भी था, आपने चैप्टर पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसको दोबारा फीड करके ह्यूमस से चेंज कर देते हैं। यू नो दैट इन साइंस वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। टेक अ फॉरेस्ट एग्जांपल के लिए आप एक फॉरेस्ट को सोचो, लेट्स से अ ट्री टॉल। ठीक है, जब वो एक पेड़ गिर जाता है फॉरेस्ट में तो वो डिकम्पोज हो जाता है विद द बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट, और वही ट्री एक सॉइल का पार्ट बन जाता है जो इनरिच करता है। न्यू ट्रीज जो हैं और जो प्लांट्स हैं सीड से तो ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये साइकिल स्टार्ट होती रहती है। पौधा होगा, मर गया, वो डिकम्पोज हुआ, ह्यूमस बना, उसी से पौधा होगा, दोबारा ये साइकिल चलती रहती है। ये एग्जांपल है नेचर की डिस्टॉर्शन और रीजनरेशन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, last topic of this video, in the previous upcoming video we will study the topic non-renewable resources। renewable resource वो होते हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक को। एग्जिबिट करना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि रिन्यूएबल रिसोर्स बने रहते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अबंडेंट सनशाइन, बहुत इंडिया में कम से कम अबंडेंटली सनशाइन बहुत ज़्यादा रहती है। इन द नेचुरल कोर्स, अगर नेचुरल चीज़ पर बात करें तो जो रिवर्स हैं वो रेन के थ्रू फेड होती हैं। ठीक है, बारिश होगी जब तो रिवर ज़्यादा बनती रहती है, फिर अचानक वो ओशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, जब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वो पानी बन जाता है और उसी से फ्लड आते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट खुद से रिन्यू होता है, सॉइल रिप्लेनिश होती है इटसेल्फ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। तो ये सभी नेचुरल चीज़ें खुद होती रहती हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी हैं जो कि वाटर के गिरने से या टिम्बर फॉरेस्ट की वजह से, रिन्यूएबल रिसोर्स की वजह से वो खुद से मैनेज कर लेती हैं तो सस्टेनेबल मैनर को। ठीक है, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आपके किसके एग्जांपल्स हुए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हुए। However, for them to remain renewable, there is a condition। किसी चीज़ को रिन्यूएबल बनाने के लिए कंडीशंस होती हैं। द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन होनी चाहिए और रिजनरेशन करना चाहिए, वो ही नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स में बन जाता है। बट ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमने किसी टिम्बर को हार्वेस्ट किया, हमने किसी की टहनी काटी, रोज़ की हम टहनी काटते हैं, उसको लगाते हैं, वो जल्दी उगता है। than the comparison of the seeding of the सैपलिंग ऑफ अ रोज। अगर हम किसी सीड से उगाएंगे पौधे को तो उसको टाइम लगता है, बट अगर हम किसी की टहनी काट के लगा देंगे पौधे की, फॉर एग्जांपल रोज, तो वो जल्दी उगेगा। ठीक है, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। धीरे धीरे फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? ह्यूमन एक्शन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्शन की वजह से ही हमारी सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जो रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैज़ बीन डिस्टर्ब, बहुत सारी नेचर साइकिल ह्यूमन एक्शन की वजह से ख़राब हो चुकी हैं। एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर बहुत से फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हमें मिलते हैं, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, जो कि हमारे टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। ह्यूमन एक्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं। ठीक है, उस वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। दिस हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन डिपेंडेड ऑन द वाटर टावर। कुछ जगह पानी की कमी हो रही है तो वो वाटर टावर की वजह से डिपेंडेड है। ठीक है, वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड वी कंज्यूम। हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है कि जिससे हमें खाना मिल सके, चीज़ें मिल सके, बट वही जब इंडस्ट्रीज प्रोसेस करती हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर वेस्ट भी क्रिएट होता है और वो डिस्चार्ज होता है, रिवर के अंदर पहुँचता है। वही गंदा पानी वाटर बॉडीज़ के अंदर मिक्स हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है, और फूड वो जो पानी है
फूड है वो पॉइजनस बन जाता है, जो मछलियाँ होती हैं, और ये नेचर साइकिल को डिस्टर्ब करता है डिस्टोर्शन और रिजनरेशन की मेथड पर। सो लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस। ये चीज़ क्या लीड करती है, पानी को पॉइजनस बनाती है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में रहते रहते सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डेड हो जाते हैं। सो दैट्स द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर था हमारा चैप्टर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, so please subscribe to it and share to your friends for more updates.